आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह आईबीसीसी से जो है ना अपने मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट अभी रिसेंटली जो है ना 2 दिन पहले अगस्त 2020 में मैंने अटेस्ट करवाए हैं कोरोना पेंडेमिक में। और क्योंकि उनका प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हुआ है तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। क्योंकि मैं जब अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। और मेरे जो सवाल थे उनके मुझे आंसर कहाँ से कहीं से भी नहीं मिले थे। इवन जो आईबीसीसी के जो है ना जो डिफरेंट ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज और इस्लामाबाद ऑफिसेज, कोई भी हम मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा था ताकि मुझे गाइड कर सकें। तो मुझे ख़ुद इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रही थी, लेकिन फ़ाइनली मैंने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाई। तो मैं अब आप लोगों के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है ना ये देखना है कि आपने मैट्रिक और एफएससी के कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं आईबीसीसी से। तो मुझे चूँकि सिर्फ जो है ना मैट्रिक और एफएससी की जो सर्टिफिकेट्स है, जो सनद है, मुझे वो अटेस्ट करवाने थे। तो पहले तो मुझे मिस गाइड किया गया। मुझे लोगों ने बताया कि अगर आप सिर्फ जो है ना ये मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाओगे और फिर आप आईबीसीसी को सेंड करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे। वो कह रहे थे कि पहले इस आपको जो है ना मैट्रिक और एफएससी की डीएमसीज की भी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन चलो मैंने प्रोसेस इस तरह किया कि मैं आपको भी अपना स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आप अपना ये सिर्फ मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट अगर आप अटेस्ट करवाना चाहते हो उसके लिए, बाकी डीएमसीज का भी यही प्रोसेस है सेम। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि आप अपनी कंसर्न बोर्ड को में जाओगे और वहाँ पर आप अपनी जो ओरिजिनल आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट्स है साथ वो लेके जाओगे। और इनकी फ़ोटो कापीज़ एक फ़ोटो कापी साथ लेके जाओगे और अपना सीएनआईसी कॉपी भी साथ लेके जाओ, कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर हर एक बोर्ड की एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हर एक बोर्ड का जो है ना उनका एक अपना मतलब फ़ीस होता है। तो जैसे मेरा मलाकंड बोर्ड था, तो मलाकंड बोर्ड का ये था कि एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के 400 रुपीज़ होते हैं। तो अगर 2 डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने हैं तो वहाँ पर 800 रुपीज़ जो है ना, दो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाने हैं तो आपको 800 फीस देना पड़ता है। याद रखिए, ये जो हम अपनी कंसर्न बोर्ड से करते हैं ये वेरिफिकेशन है। आप जाओगे अपनी कंसर्न बोर्ड में, उनको बताओगे कि मैंने आईबीसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, तो मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट किस तरह वेरीफाई होंगे, जैसे ही आप उनको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दोगे और साथ में ये फ़ोटो कापी भी दोगे तो वो आपको एक सील्ड इन्वेलप देंगे। आपको एक इन्वेलप दे देगा जो आपका आपका जो कंसर्न बोर्ड है, आप जो फ़ीस वगैरह सबमिट करोगे तो आपको एक इन्वेलप मिलेगा। ज़्यादातर होता है कि आपको सेम डे पे मिल जाता है, 2-3 घंटे का आपको वेट करना पड़ता है, आपको उसी दिन मिल जाता है। तो आपको एक सील इन्वेलप मिलेगा। याद रखिए, आपको जो सील इन्वेलप मिलता है आपने उस इन्वेलप को कहीं भी नहीं खोलना। अगर आपने उस इन्वेलप को खोल दिया तो फिर क्या होगा कि जो आईबीसीसी वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाएंगे और आपको दोबारा जो है ना उनसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। तो वो आपका जो कंसर्न बोर्ड है आपको सील इन्वेलप देंगे। उस सील इन्वेलप में आपके फ़ोटो कापीज़ पड़े होंगे और आपको वो जो ओरिजिनल जो है ना वैसे दे देंगे। तो ये सबसे पहले आपने जो है ना अपनी कंसर्न बोर्ड से अपने मैट्रिक और एफएससी की जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई करने पड़ेंगे और वहाँ से आपने सील इन्वेलप जो है ना कलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सील इन्वेलप किस तरह होता है, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। तो आपका जो बोर्ड है वो आपको इस तरह एक सील इन्वेलप दे देंगे। तो ये इन्वेलप आपने ओपन नहीं करना और इस इन्वेलप को आपने आगे फॉरवर्ड करना है आईबीसीसी को। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह फॉरवर्ड करना है। तो ये आपका पहला स्टेप है कि आपको अपनी कंसर्न बोर्ड से इस तरह एक सील इन्वेलप लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आपके पास जो है ना कंसर्न बोर्ड से जो आपके पास सील इन्वेलप आता है, इसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने जाना है आईबीसीसी की वेबसाइट में जाना है www.ibcc.go.edu.pk। तो आज जैसे इस वेबसाइट पे आओगे तो इधर आप ये अपने इधर एक सेक्शन लिखा है ये डाउनलोड्स का, ये डाउनलोड का। तो आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इधर आपके पास आएगा अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपने एक फ़ॉर्म डाउनलोड करनी है और उस फॉर्म को आपने फ़िल कर देना है। तो
ये वो फॉर्म है जिसमें इसको आपने फ़िल करना है। सिंपल सा फॉर्म है, नेम है, फादर नेम है, CNIC, आपने जितने पैसे जो है ना बैंक में सबमिट किए और ये सारी डिटेल और जो जो डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करवाने हैं। फॉर एग्जांपल आपने SSC का जो है ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट करना है तो आपने इसको टिक कर देना है कि कितनी कॉपीज़ आपने 1 करनी है तो 1 लिख देना है। तो आपने ये फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। पहले ये फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म के बाद क्या करना है आपने, तो एक पहले तो आप अटेस्टेशन फॉर्म जो है ना वो फिल करोगे। इसके बाद आपने आना है अप्लाई ऑनलाइन में। तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास आएगा जनरेट ऑनलाइन चालान फॉर्म। तो आपने जो ऑनलाइन चालान फॉर्म है वो जनरेट कर देना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसके पास इधर से आप अपना जो है ना चालान फॉर्म आप जनरेट करोगे अपने नाम से। तो ये आप कैसे करोगे, ये अगर सेलेक्ट चालान टाइप है ना तो इस पर आप अपने फॉर एग्जांपल अटेस्टेशन करनी है तो आप अटेस्टेशन पे जो है ना इस पर इसको सेलेक्ट करोगे और इसको आप सबमिट करोगे, ठीक है। तो अब इधर क्या है कि इधर आपने नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी नाम है आप इधर फादर नेम लिखना है, इधर आपने CNIC नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है। फिर आपने इधर आके सेलेक्ट कर देना है कि इधर आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना अटेस्ट करवानी है IBCC से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैट्रिक और जो FSC है उसकी जो है ना सिर्फ सर्टिफिकेट्स जो है ना मैंने वो सेलेक्ट कर देने ओरिजिनल। तो आप इनको कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट टाइप लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है ओरिजिनल, मैंने जो है ना ये ओरिजिनल जो है ना ये अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। ये भी मैंने ओरिजिनल अटेस्ट करवाना है। तो ये जैसे ये आप करोगे और कॉपी भी 1 है। याद रखिए कि एक कॉपी का IBCC जो है ना 400 जो है ना इसका फ़ीस है। अब मैंने दो डॉक्यूमेंट करवाए तो उसका जो फ़ीस है वो 800 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर साथ में कोई एक फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट करवानी है तो आप साथ में वो भी इधर कर सकते हो। तो फ़ोटोकॉपी की जो है ना वो उसके 200 जो है ना वो फ़ीस होती है। तो कहने का मकसद है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं तो वो आप इधर से सारे सेलेक्ट करोगे और आपको इधर आपका जो है ना इधर एक सारा टोटल अमाउंट आएगा। और फिर आपने जनरेट चालान फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस तरह आपके नाम का एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कि आपका किस तरह चालान फॉर्म जो है ना वो किस तरह जनरेट होता है और किस तरह फॉर्म होता है। तो ये आप जनरेट चालान फॉर्म पे क्लिक, तो ये आपका इस तरह एक चालान फॉर्म जो है ना जनरेट हो जाएगा जिसमें आपका नाम वगैरह लिखा होगा। तो ये तो चालान फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट का होगा। आपको एक और चालान फॉर्म भी जनरेट करना पड़ेगा इसके साथ साथ। ये तो आपका एक हो गया जो डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने हैं, आपको एक ये चालान फॉर्म आपको आपने बना दिया। तो आपको एक और चालान फॉर्म जो है ना ये आपको जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो एक तो चालान फॉर्म आपने जो डॉक्यूमेंट की फ़ीस है उसके जनरेट किया। एक चालान फॉर्म आपको जनरेट करना पड़ेगा 200 रुपीज़ का। वो आपको कोरियर रिटर्न चार्जेस होंगे। जैसे अब अगर आजकल ऐसा है कि जो हम डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं वो कोरियर के थ्रू करवा रहे हैं। तो जब तक कुरियर का सर्विस है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुरियर की भी 200 रुपीज़ का एक चालान फॉर्म बनवाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म आपका लाजमी है, क्योंकि जैसे अगर आप ये फॉर्म सबमिट नहीं करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वापस वहाँ से नहीं आएंगे, उस पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप 200 रुपीज़ का एक चालान फॉर्म बनवाओगे कोरियर सर्विस के लिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट वापस आए। तो आपने किस तरह करने, आपने वो दोबारा वही जनरेट चालान फॉर्म में जाना है और फिर आपने जो सेलेक्ट चालान टाइप करनी है तो आपने जाना है इसमें मिसलेनियस में जाना है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो और इसको आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे इधर आपने फिर अपना नाम लिखना है, इधर CNIC नंबर लिखनी है, इधर आपने अमाउंट लिखनी है 200 रुपीज़। और पर्पस ऑफ फीस आपने क्या लिखना है, आपने इधर लिख लो कोरियर रिटर्न चार्जेस या TCS रिटर्न चार्जेस, आपने ये लिखना है। कोरियर रिटर्न चार्जेस आपने लिखने हैं, ठीक है इधर। तो ये आप लिख लोगे और इधर आप फिर क्या करोगे, ये आप फिर जनरेट चालान करोगे तो आपके पास एक चालान फॉर्म और आएगी। तो आपके पास 2 जनरेट चालान फॉर्म्स आ गई। तो ये दोनों फॉर्म आपने सेंड कर देने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पैसे हम जो है ना NBP की कौन से ब्रांचेस में जो है ना कहाँ पर जो है ना ये सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये जनरेट चालान फॉर्म पे आओगे तो इधर ये लिखा है व्यू NBP ब्रांचेस। तो आप जो है ना सिर्फ इन ब्रांचों में ये पैसे सबमिट कर सकते हो, NBP की इन ब्रांचों में आप ये पैसे सबमिट कर सकते हो। याद रखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपकी सिटी में इन ब्रांचों में कोई ब्रांच मौजूद है कि नहीं है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ये कर ले कि आप इन ब्रांचों में से कोई भी ब्रांच ले लो, या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिटी है कोई जा सकता है तो आप इन ब्रांचेस में जो है ना ये आप ये जो है ना चालान फॉर्म वहाँ पर सबमिट कर दो। अगर इन केस आपकी सिटी में NBP का इन ब्रांचेस में लिस्ट में कोई नाम नहीं है तो आप अगर आपकी सिटी में कोई और भी NBP है, नेशनल बैंक है, तो आप उनके पास जाइए और उनको ये
फॉर्म दे दे। अगर वो लोग आपको फॉर्म दे देते हैं, अक्सर लोग तो नहीं देते, वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्सर अगर कोई बैंक आपका, अगर किसी बैंक का नाम नहीं है इस लिस्ट में और वो आपसे चालान फॉर्म आपको देते हैं, उस पर साइन कर लेते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन आप पहले कोशिश करें कि आप सिर्फ उन बैंक में पैसे सबमिट करें जो लिस्ट में गिवन है। अगर नहीं भी गिवन है तो आप वैसे भी किसी और एनबीपी से जाके उसको ये दे दें, ये पैसे और ये चालान फॉर्म, और वहाँ से जो है ना वो आपको चालान फॉर्म दे देगा। तो चालान फॉर्म का एक हिस्सा होगा वो अपने पास रखेगा, और आपको एक दो जो है ना साइड, वो एक कॉपी आपके दे देगा और एक कॉपी जो है ना वो आपने आईबीसीसी को सेंड करना है। तो ये आपका चालान फॉर्म भी हो गया। तो अब इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, तो अब आपने क्या करना है। अब आपके पास जो बोर्ड से आपके पास जो सील इन्वेलप आया था, एक आपने वो साथ रखना है, मतलब ये आपने आईबीसीसी को भेजना है एक इन्वेलप में। उसके साथ आपके पास जो दो चालान फॉर्म है आपने वो रखने हैं। उसके साथ आपने जो आपके पास जो मैट्रिक और एफएससी की जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अपने, वो भी इन्वेलप में रखना है। और उसके साथ जो है ना आपने अपनी एक आपकी मैट्रिक और एफएससी की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ रखनी है। साथ में आपने सीएनआईसी की कॉपी भी साथ रखनी है। ये सारी चीज़ें आपने एक इन्वेलप में रखनी है। आपके पास एक बड़ा इन्वेलप होगा, उसमें आप क्या क्या चीज़ें रखोगे। एक आप सील इन्वेलप रखोगे, आप मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट रखोगे, मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी रखोगे, इसके साथ चालान फॉर्म रखोगे, और इसके साथ आपने अपने सीएनआईसी कॉपी भी रखनी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल डीएमसीज़ अटेस्ट करवाना चाहते हो तो आप शायद जो है ना डीएमसीज़ भी उसके साथ रख दो। अगर इन केस आपने फ़ोटो कापी अटेस्ट करवानी है तो फिर आपने याद रखना है कि आपने उस इन्वेलप में दो दो फ़ोटो कापीज़ रखनी है, क्योंकि एक एक फ़ोटो कापी आईबीसीसी अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। तो ये आपने उधर ये चीज़ें आपने सारी रखनी है। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आपने आईबीसीसी को सेंड करना है। तो आईबीसीसी आप जो है ना अपने रीजनल ऑफिसेज़ लाहौर, ये कोयटा, पेशावर, जहाँ पर भी इनके ऑफिस है आप वेबसाइट पे देख सकते हो। आप इधर उधर भी सेंड कर सकते हो और आप इस्लामाबाद भी सेंड कर सकते हो। बेटर ये है कि आप अपने रीजनल ऑफिस सेंड कर दो। मैंने भी अपने रीजनल ऑफिस सेंड किया था। तो आप जो है ना ये अपने डॉक्यूमेंट उधर जो है ना आप सेंड कर सकते हो और आप सेंड कर लो। तो आपने क्या करना है, तो अभी आपने जो है ना ये सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि आजकल कोरोना है और कोरोना की वजह से जो है ना कुछ सेंटर में इस तरह है कि वो टीसीएस के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ सेंटर में ऐसा भी है कि आप जाके जो है ना बाय हैंड भी वहाँ पर उनसे अटेस्ट करवा सकते हो। तो अगर आप बाय हैंड सबमिट करवा सकते हो तो बाय हैंड भी बेटर है, वो आपको उस टाइम मिल जाएगा। अगर आप टीसीएस के थ्रू करना चाहते हो तो टीसीएस आप इन ऑफिस में आपको सेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस्लामाबाद ऑफिस में सेंड करना है तो ये इस्लामाबाद ऑफिस का एड्रेस है, ये टॉप वाला, ये एंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन प्लॉट नंबर 25, ये जो है ना ये इस्लामाबाद का जो एड्रेस है। तो आप इस एड्रेस पे सेंड कर दो डॉक्यूमेंट टीसीएस के थ्रू। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी रीजनल ऑफिस में सेंड करना है तो इधर रीजनल ऑफिस की भी एड्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहावलपुर ऑफिस में जो है ना अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं तो ये उसका भी एड्रेस क्या है वेबसाइट पे, रीजनल ऑफिस D5 अजीज़ भट्टी रोड मॉडल टाउन। तो ये एड्रेस बहावलपुर का है। इस तरह कराची का भी है, पेशावर सर का भी है, कोयटा का भी है। तो आप किसी भी सेंटर में जो है ना थ्रू टीसीएस सेंड कर दो। आप याद रखिए बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हो। कुछ ऑफिस में बाई हैंड भी अभी कोरोना क्योंकि थोड़ा कम हुआ है तो उसकी वजह से बाई हैंड भी क्वेटा और कुछ सेंटर में वहाँ पर भी है। बाकी अगर आपने टीसीएस के थ्रू करने हैं तो आप टीसीएस के थ्रू भी कर सकते हो। तो आपने अगर टीसीएस के थ्रू करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे ये इनका एड्रेस लिख दो और इनको सेंड कर दो, और ये डॉक्यूमेंट जब उनके पास चले जाएंगे तो आपको एक विद इन आई थिंक 7 to 8 डेज़ जो है ना आपके डॉक्यूमेंट जो है ना अटेस्ट हो जाएंगे। तो आप उसका जो है ना कांटेक्ट भी रख सकते हो। आप अगर वैसे इनमें से तो कोई कॉल पिक नहीं करता, लेकिन आप कोशिश कर रहे कि इनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनमें से कॉल कर ले, तो इनमें से कोई ना कोई कॉल अटेंड करता है। जैसे मैंने जो है ना ये आई थिंक यही था, मोहम्मद अख्तर साहब थे, मैंने इनको कॉल किया था और उनके थ्रू फिर मेरा कांटेक्ट हुआ था आईबीसी और साथ। बाकी तो मैंने जिनको भी कॉल किया था कोई कॉल पिक नहीं करता। तो इसके अलावा अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप काइंडली कमेंट कर लें, और कमेंट में मैं आपको जो है ना उसमें गाइड करूँगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।